Hello guys, how are you? Welcome to our channel यशवंत एकेडमी। सो गाइज, मैं आपको एसएससी सीपीओ का 12 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो 3 से 5 बजे के बीच में हुआ था, उसका सारा डिटेल्स जो क्वेश्चन पूछा गया था और उसका शानदार जवाब के साथ मैं आपके सामने इस लेक्चर को लाया हूँ मेरे भाई। तो चलिए, पहला प्रश्न जो पूछा था, बल्लम कल्ली नाव दौड़ भारत के किस त्योहार के अवसर पर आयोजित की जाती है? तो बल्लम कल्ली नाव दौड़ भारत के केरल राज्य के प्रमुख फसल त्योहार ओणम के अवसर पर आयोजित की जाती है, जो हर साल मानसून के मौसम यानी जुलाई से सितंबर में होता है। और यह सांस्कृतिक उत्सव का एक अभिन्न अंग है, जिसमें लंबी सर्प नौकाएं यानी स्नैक बोट्स दौड़ती है, जिसमें लगभग 100 से अधिक लोग चप्पू उसमें चलाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मेरे भाई। चलिए, अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद रज्मनामा का रूपांतरण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में किया गया था? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्पायर वाज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारता नॉन एज रज्मनामा कंप्लीटेड? तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा का रूपांतरण मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किया गया था, जिन्होंने 1574 में फतेहपुर सिकरी में मकतब खाना यानी अनुवाद गृह की स्थापना के तहत इस कार्य को शुरू करवाया था, ताकि धार्मिक सद्भाव और समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न है जो पूछा था, भारत में शतरंज प्रशिक्षण चेस ट्रेनिंग के लिए कौन सा शहर चेस कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है? तो भारत में चेन्नई एक शहर है जो आमतौर पर भारत की शतरंज राजधानी चेस कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह शहर कई शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों, विशेषकर ग्रैंड मास्टर्स के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद भी शामिल हैं। शहर में एक मजबूत शतरंज संस्कृति और बुनियादी ढांचा है, जिसने देश में खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न पूछा था, भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों के दौरान किन किन वर्षों में देश को गंभीर सूखे ड्रॉट्स का सामना करना पड़ा था? तो भारत को चीन जो 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध, पाकिस्तान 1965, 1971 के साथ हुए युद्धों में से 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके तत्काल बाद के वर्षों में गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, विच इंडियन म्यूजिशियन इज क्रिएटेड विथ पॉपुलराइजिंग द संतूर एट द इंटरनेशनल लेवल? संतूर वाद्य यंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि करने का श्रेय किस भारतीय संगीतकार को दिया जाता है? तो संतूर वाद्य यंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि करने का श्रेय महान भारतीय संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा को जाता है, जिन्होंने संतूर को एक लोक वाद्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित किया और इसे वैश्विक मंच पर पहचान भी दिलवाई। अगला प्रश्न पूछा था, फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे प्रदान किया गया? तो बैंडिट क्वीन के लिए सीमा विश्वास को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से सम्मानित किया गया था, जहां उन्होंने फूलन देवी का यादगार किरदार निभाया था और उनके इस प्रदर्शन को खूब सराहना भी हुई थी। तो सीमा विश्वास आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में भीड़ हिंसा यानी मॉब लिंचिंग से संबंधित प्रावधानों को किस धारा में विस्तार पूर्वक समझाया गया है? बीएनएस बता दें कि ये आईपीसी की धारा को 1860 वाली धारा को बीएनएस में बदला गया है 2023 में, और बीएनएस से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही रहा है मेरे भाई। तो इसका डिटेल्स था, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में भीड़ हिंसा यानी मॉब लिंचिंग से संबंधित
प्रावधानों को मुख्य रूप से धारा 103 के 2 में विस्तार पूर्वक समझाया गया है, जहां 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा नस्ल, जाति, समुदाय या अन्य आधार पर हत्या करने पर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है, जो इसे एक अलग और गंभीर अपराध बनाता भी है। अगला प्रश्न पूछा था, जननी सुरक्षा के अंतर्गत किस प्रकार की मातृत्व सेवाएं जैसे निःशुल्क प्रसव एवं सिजेरियन डिलीवरी प्रदान की जाती है? अंडर द जननी सुरक्षा योजना JSY, what maternal service such as a free delivery and C-sections are provided? तो जननी सुरक्षा योजना JSY मुख्य रूप से गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव यानी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें नगद सहायता ग्रामीण में 1400 और शहरी को 1000 रुपये के साथ साथ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK के तहत पूर्णतः निःशुल्क प्रसव, सिजेरियन डिलीवरी, दवाओं, जांचों और नवजात शिशु 30 दिन तक की देखभाल जैसी कैशलेस सेवाएं प्रदान की जाती है, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम हो सके। अगला प्रश्न पूछा था, निसार NISAR उपग्रह नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह का प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था, जिसे इसरो के GSLV F-16 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था और यह पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संयुक्त मिशन भी है। अगला प्रश्न पूछा था, चरकुला। चरकुला भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चरकुला इज अ फेमस फोल्क डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? चरकुला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रज क्षेत्र, जो ब्रज क्षेत्र आता है मथुरा और वृंदावन का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो होली और राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है, जिससे महिलाएं सिर पर 108 दीपों से सजा चरकुला रखकर संतुलन के साथ, वायलेंस के साथ डांस करती है। अगला प्रश्न पूछा था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक था। यह राष्ट्रीय औसत 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर से काफ़ी ज़्यादा था और यह राज्य की उच्च प्रजनन दर और अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्र का उदाहरण भी है। अगला प्रश्न पूछा था, प्रायद्वीपीय भारत में कौन सा पर्वतमाला या स्थल रूप नदियों के जल विभाजक वाटर डिवाइडेड का कार्य करता है? विच फिजिकल फीचर एक्ट्स एज ए मेन वाटर डिवाइड फॉर द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स नदियों के जल विभाजक वाटर डिवाइडेड का कार्य करता है, जो अधिकांश बड़ी नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो पूरब की ओर बहने वाले और बंगाल की खाड़ी में गिरने में मदद भी करता है, जबकि अरावली और सतपुड़ा जैसी पर्वतमालाएं भी कुछ नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है, जैसे सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच। अगला प्रश्न पूछा था, भारत में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला साहित्यकार कौन थी? विच वोमेन बिकम द फर्स्ट फीमेल रेसिपिएंट ऑफ द क्या है ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड। भारत में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला साहित्यकार आशा पूर्णा देवी थी। उन्हें 1976 में उनके उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार मिला था, जो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। तो पुस्तक क्या था? प्रथम प्रतिश्रुति। अगला प्रश्न भवानी देवी से है। भवानी देवी ये CGL में, SSC CPO में बहुत बार भी पूछा गया, पहले भी PYQ में ये आपको मिल जाएगा। भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो भवानी देवी तलवारबाजी
खेल से संबंधित है। वह भारत की पहली तलवारबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया और एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय बनी, खासकर शेवर स्पर्धा में। अगला प्रश्न है, उस्ताद धग्गे खुदाबख्श किस घराने से संबंधित थे? तो घराना से तो एसएससी का एकदम टारगेट फिट है मेरे भाई। एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस हो, आपका वहाँ से घराना से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस टॉपिक को तो एकदम पक्का ही याद कर लीजिए। उस्ताद धग्गे खुदाबख्श आगरा घराने से संबंधित थे, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और प्रमुख घरानों में से एक हैं और ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है, खासकर शक्तिशाली गायन तकनीकों और ध्रुपद धमार का मिश्रण करने के लिए। एक रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है मेरे भाई, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, चक दे इंडिया फिल्म किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी के वास्तविक जीवन से प्रेरित है? द फिल्म चक दे इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ विच फॉर्मर इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन? चक दे इंडिया फिल्म मुख्य रूप से भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर मीर रंजन नेगी के वास्तविक जीवन के संघर्षों और अनुभवों से प्रेरित है, खासकर 1982 के एशियाई खेलों में पाकिस्तान से मिली हार और उसके बाद के अपमान से। हालांकि फिल्म की कहानी काल्पनिक है और इसमें कई वास्तविक हॉकी खिलाड़ियों और कोचों के जीवन के तत्व शामिल किए गए हैं, जिनमें पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रीतम सिवाच भी शामिल हैं, जिनके किरदारों पर फिल्म के कुछ पात्र आधारित भी हैं। अगला प्रश्न है आपका, पूछा था लोटिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? लोटिया नृत्य लोक संगीत शैली मुख्य रूप से राजस्थान राज्य से संबंधित है, जिसे किसान खेतों में काम करते समय गाते हैं, खासकर चैत्र मतलब मार्च या अप्रैल माह के महीने में लोटिया त्योहार के दौरान, जिसमें महिलाएं पानी भरकर लाती है। चलिए अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से लोकप्रिय है? तो छऊ नृत्य मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ है, ओडिशा का मयूरभंज छऊ है, कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लोकप्रिय है, जो पूर्वी भारत की एक प्रमुख अर्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है और अपनी वीरता, मुखौटों और पौराणिक कथाओं के चित्रण के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा था रियो ओलंपिक से। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए कुश्ती में पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए कुश्ती में साक्षी मलिक ने पदक जीता था। उन्होंने 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रचा था। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, उस्ताद अल्लादिया खां का संबंध किस घराने से था? उस्ताद अल्लादिया खां बिलोंग्ड टू विच घराना? उस्ताद अल्लादिया खां हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जयपुर अतरौली घराने, जिसे केवल जयपुर घराना भी कहते हैं, के संस्थापक भी थे और यह घराना अपनी जटिल तानों, रागों और अनोखी गायकी शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना उन्होंने 10वीं सदी के अंत में किया था। अगला प्रश्न पूछा था 2007 में किस पुस्तक को बुकर पुरस्कार मिला, जो भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित है? विच बुक बेस्ड ऑन द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉन द बुकर प्राइज इन 2007? 2007 में इंदिरा गांधी के उपन्यास एनिमल्स पीपल को बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जो भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित था। हालांकि 2007 का बुकर पुरस्कार आयरिश लेखिका एनी एन राइट को उनके उपन्यास द गैदरिंग के लिए पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न आपका है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल सम्राट अकबर के कहने पर 16वीं सदी में अब्दुल कादिर बादायूनी और फैजी यानी अबुल फजल के भाई ने किया था, जिसे
रज्मनामा यानी युद्ध की कहानी के नाम से जाना जाता है, जिसमें अबुल फजल ने प्रस्तावना लिखी और चित्रों का काम बसावन, दसबंत जैसे कलाकारों ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कौन से घटक को प्रत्यक्ष रूप से गणना नहीं किया जा सकता? तो मानव विकास सूचकांक के घटक हैं स्वास्थ्य यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, और एक सभ्य जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इनमें से पोषण, शिशु मृत्यु दर, पर्यावरण की स्थिति या औद्योगिक विकास जैसे घटकों को सीधे गणना में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि वे अप्रत्यक्ष रूप से इन मुख्य संकेतकों जैसे स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा के माध्यम से झलकते हैं। तो जो ऑप्शन था उसमें आप सेलेक्ट करके देख लेते कि इसमें से क्या से था, आपको लगा देना था मेरे भाई। तो ऑप्शन किस तरह से था, ऑप्शन का तो डिटेल्स यहाँ पता नहीं चला, इसलिए ऑप्शन नहीं दे पाया हूँ। अगला प्रश्न है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपना नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था? तो दो मुख्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने पुरस्कार लेने से इनकार किया था। जीन पॉल सार्त्र 1964 में साहित्य का नोबेल लेने से मना कर दिया था, और सभी आधिकारिक सम्मानों को अस्वीकार करने की अपनी नीति के कारण, और ले डुक थो जो 1974 में शांति के लिए जो वियतनाम में शांति स्थापित न होने का हवाला देते हुए क्या हुए थे, इन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, चहलगानी प्रणाली की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई थी? चहलगानी 40 या तुर्कान ए चिहलगानी 40 गुलामों का जो सरदार था चिहलगानी प्रणाली की स्थापना दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, जिसमें 40 वफादार गुलाम सरदारों का एक समूह शामिल था जो प्रशासन और सुल्तान की सहायता के लिए बनाया गया था। और आपका जो बलबन था, बलबन आपका जो था इस 40 दल को क्या किया था, खत्म कर दिया था, बर्बाद किया था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए ओलंपिक कुश्ती में पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? हु वॉन इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग? भारत के लिए ओलंपिक कुश्ती में पहला पदक खसाबा दादा साहब जाधव, जिनको केडी जाधव हम लोग बोलते हैं, ने जीता था। उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीत हासिल किया था। अगला प्रश्न है, धातु कर्म स्मेल्टिंग प्रक्रिया में मैग्नीज का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज द मैग्नीज यूज्ड इन द मेटल स्मेल्टिंग प्रोसेस? तो धातु कर्म प्रक्रिया में मैग्नीज का जो उपयोग होता है, धातु कर्म प्रक्रिया में मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से स्टील यानी इस्पात के उत्पादन में किया जाता है, जहां यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका उपयोग 3 प्रमुख कारणों से होता है। पहला, तो इसको मिलाने के बाद अच्छा स्टील रेडी नहीं होता है, ज़्यादा पतला नहीं मिलाया जाता। एक और था मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका ओडिशा है, जो देश में कुल उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देता है। जिसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़, केंदुझार जैसे जिलों में मैग्नीज के बड़े भंडार हैं और कुल उत्पादन का लगभग 34 से 37% हिस्सा ओडिशा से आता है मैग्नीज का। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के जलोढ़ मैदान की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या है? व्हाट आर द मेजर ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ द गंगा रिवर एल्यूवल प्लेन्स? गंगा के जलोढ़ मैदान की प्रमुख विशेषताएं उनकी अत्यंत उर्वरता यानी उपजाऊ मिट्टी, समतल भूभाग, घनी आबादी, गहरी जलोढ़ निक्षेप, मिट्टी, गाद, रेत, बजरी, जो गहरी जलोढ़ निक्षेप है उसमें आता है, और कृषि प्रधानता है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी द्वारा लाए गए अवसादों से बनी है, और इसे भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व आर्थिक केंद्र बनाती है, जिसमें बाढ़ के मैदान, बिसर्प और गोखुर झीलें जैसी स्थलाकृतियां हैं। तो आपको बताना है कि जो ये अवसाद लेकर आती है, तो एक खादर का निर्माण होता है, एक बांगर का निर्माण होता है। तो खादर किसको कहते हैं, कौन मिट्टी को, और बांगर कौन सी मिट्टी को कहते हैं, ये कमेंट में जरूर इसका जवाब दीजिएगा मेरे भाई। चलिए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल अधिकतम किसका अवशोषण करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था।
तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का अवशोषण स्पेक्ट्रम यह प्रदर्शित करता है कि ये वर्णक मुख्य रूप से नीले तथा लाल प्रकाश का अवशोषण करते हैं। तो इसका राइट आंसर था एक्शन स्पेक्ट्रम यह प्रदर्शित करता है कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले तथा O2 लाल क्षेत्र में होता है, ऑक्सीजन के लाल क्षेत्र में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, विच प्रोमिनेंट वोमेन्स पोएट्स और सीर्स आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रमुख महिला ऋषियों या कावित्रियों के नाम कौन कौन से हैं? तो कई महिला ऋषि थे और कावित्री थे उनका उल्लेख, जिनमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा, रोमसा, इंद्राणी, जुहू, बाघ, अम्भरिणी, यमी और पौलोमी या पौलोमी प्रमुख थे, जिन्होंने मंत्रों की रचना की और वैदिक ज्ञान में योगदान दिया, जो वैदिक समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाता है। तो जो आपका ऑप्शन था वो सही था उसमें। प्रश्न, जीडीपी एनडीपी के बीच मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी? जीडीपी और एनडीपी के बीच मुख्य अंतर मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन का है। जीडीपी किसी देश की सीमाओं के अंदर सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य यानी सकल है, जबकि एनडीपी में जीडीपी में से मशीनरी और इमारतों जैसी पूंजीगत संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी, जिसको मूल्यह्रास, घटा दी जाती है, जिससे यह अर्थव्यवस्था के टिकाऊ उत्पादन और वास्तविक विकास का बेहतर माप बन जाता है। अगला प्रश्न पूछा था 2013 में, तो करेंट वरेंट का इसमें कोई जगह कोई सेक्शन नहीं था, जहां मर्जी वहां से पूछ रहा था मेरे भाई। 2013 में हॉकी इंडिया लीग HIL के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की थी? विच सिटी होस्टेड द इनॉग्रेशन एडिशन ऑफ द हॉकी इंडिया लीग HIL इन 2013? 2013 में हॉकी इंडिया लीग HIL के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी कई शहरों ने की थी, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल मैच रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए थे और दिल्ली में पहला मैच हुआ था, जहां लीग का पहला मैच दिल्ली वेवराइट्स और पंजाब वॉरियर्स के बीच हुआ था और यह टूर्नामेंट भारत के विभिन्न शहरों में खेला गया था, जिसका समापन रांची में हुआ था, एंडिंग रांची में हुआ था। पहला मैच 14 जनवरी 2013 को दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ था। सेमीफाइनल और फाइनल 9 और 10 जनवरी को रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित हुआ था। विजेता टीम उद्घाटन सत्र की विजेता रांची राइनोज बनी थी, जिसने फाइनल में दिल्ली को हराया था। चलिए अगला प्रश्न आपका है, न्यू डेवलपमेंट, ये भी क्वेश्चन आया था, न्यू डेवलपमेंट बोर्ड एनडीबी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संघाई चीन में हुई थी। इसका मुख्यालय संघाई में स्थित है। यह ब्रिक्स देशों जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ये भी क्वेश्चन आया था। आपका सेक्रेनी महोत्सव से क्वेश्चन आया था। तो सेक्रेनी महोत्सव शरीर और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए मनाया जाता है। यह नागालैंड के अंगामी नागा जनजाति के द्वारा यह मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार है। इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य पूरे समुदाय के शरीर और आत्मा को शुद्ध करना है, बुराई को धोना है और नवीनीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें पवित्र भी बनाना है। चलिए अगला प्रश्न आया था, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में हुई थी? तो यह आपका लखनऊ में हुआ था। 2025 का संस्करण जो बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में हुआ था। बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम 25 से 30 नवंबर तक यह आयोजन चला था। अगला प्रश्न पूछा था, ओलंपिक कुश्ती में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो यही खसाबा दादा साहब जादव, KD जादव। उन्होंने यह पदक 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में कांस्य पदक के रूप में जीता था। अगला प्रश्न पूछा था, ऐतिहासिक रूप से साक्षी मलिक ने 2016 के रियो ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक, मतलब भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक कुश्ती में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी थी। अगला प्रश्न है, कलिंगा ब्लास्टर्स के बारे में क्वेश्चन आया था। तो हॉकी इंडिया लीग है कि टीम कलिंगा लांसर्स के बारे में पूछ रहे हैं, जिसे अक्सर कलिंग ब्लास्टर्स, कलिंग लांसर्स को कलिंग ब्लास्टर्स के भी नाम से जाना जाता है।
क्योंकि यह टीम ओडिशा से संबंधित है। पूछा था यह टीम कहाँ से संबंधित है, तो ओडिशा से, जहाँ के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने हाल ही में खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह टीम हॉकी इंडिया लीग की एक प्रमुख और सफल टीम रही है। खेल हुआ था फील्ड हॉकी लीग, हॉकी इंडिया लीग। आधार का स्थान जो था भुवनेश्वर उड़ीसा में, मैदान कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। सबसे बड़ी उपलब्धि 2017 में हॉकी इंडिया लीग का खिताब इन्होंने जीता था। चलिए अगला प्रश्न, सुंग वंश के संस्थापक पूछा था, तो सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग थे। उन्होंने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना करी थी। कण्व वंश के बारे में पूछा था कि कण्व वंश के संस्थापक कौन है, तो कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। इन्होंने लगभग 73 ईसा पूर्व में अंतिम सुंग सम्राट देवभूति की हत्या करके मगध में कण्व वंश की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न पूछा था कि ये कौन सी हस्ती हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, उन्हें दिए जाने के बाद स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये दो प्रसिद्ध उदाहरण हैं। जया पॉल सार्त्र पुरस्कार साहित्य का नोबेल इनको 1964 में मिला था। फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक सत्र में पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि एक लेखक को संस्थागत सम्मानों से बंधा नहीं होना चाहिए और उन्हें हमेशा आधिकारिक भेदभाव को अस्वीकार किया था। चलिए एक थे ले डुक सो, जो पुरस्कार शांति का नोबेल 1973 में मिला था इनको, लेकिन इन्होंने वापस कर दिया। कारण क्या था, वियतनामी राजनीतिज्ञ ले डुक थे को अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर के साथ वियतनाम युद्ध को समाप्त करने वाले पेरिस शांति समझौते के लिए संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था। ले डुक थो ने यह कहते हुए पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया कि उनके देश में अभी भी शांति स्थापित नहीं हुई है, इसलिए मुझे ये पुरस्कार नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों को उनकी सरकारों द्वारा नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी गई, जैसे कि सोवियत संघ, रूस वाले जो थे, बोरिस पास्तारनाक 1958 को साहित्य, और नाजी जर्मनी के 3 वैज्ञानिक जिनको संयुक्त सोवियत संघ ने मना कर दिया, यहाँ के सरकार ने, कि नहीं हमारे लोग को पुरस्कार नहीं चाहिए तुम्हारा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल से, तो श्री आर वेंकट रमनी हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को यह पद संभाला था। वह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक वकील होते हैं। यह पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत आता है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा, अगर जरा सा भी इम्पोर्टेंट आपके लिए लगा होगा मेरे भाई, क्योंकि इतना एफर्ट लगता है, इतना मेहनत लगता है मेरे भाई, तो बस एक गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा मेरे भाई। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।